हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू फिजिक्स की पाठशाला इंस्टीट्यूट। तो लास्ट टॉपिक में जैसे आपने देखा था कि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को देख लिया था आपने। बोर्स का देखा था किस तरह से बोर्ड ने उसको सुधार किया था हल्का सा। और आज की वीडियो में हम कुछ थोड़ा सा लंबी हो सकती है, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि बोर्ड का रेडियस क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उस रेडियस में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसकी वेलोसिटी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, और किस तरह से हम टोटल एनर्जी निकालेंगे उस इलेक्ट्रॉन की जो उस रेडियस में घूम रहे हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में, और फाइनली हम बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में और उससे रिलेटेड सीरीज के बारे में। तो हो सकता है वीडियो लंबी चली जाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दी जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए आराम से देखिए, लास्ट तक देखिए, कुछ बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज के वीडियो में, और इंटायर आपकी जो भी डाउट्स होंगे इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि किस तरह से बोर्स रेडियस का फॉर्मूला डिराइव किया जाता है, और ये पेपर के लिए, बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बोर्स रेडियस देखेंगे। तो बेसिकली अगर आपको बोर्स रेडियस का प्रूफ करना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, सपोज करना ये आपके पास न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस ऐसे भरी है, और ये है इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो घूम रही है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्कुलर पाथ में ऑक्यूपाई कर रही है, सर्कुलर पाथ में घूम रही है, और कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ में घूमती है तो सबसे पहले उस पर लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? दिस, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है आपको? ये न्यूक्लियस आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। इसीलिए हम कहते हैं, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है mv²/r। और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज कहां से आ रहे हैं? प्रोटॉन्स की वजह से, ऑफ कोर्स की। तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो हमने लिखा K, और न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज भरी है वो है Ze। बेटा Z मतलब होता है एटॉमिक नंबर, E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आप सबको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज है और प्रोटॉन की चार्ज है दोनों सेम होती है मैग्नीट्यूड वाइज। तो बेसिकली हमने लिखा एटॉमिक नंबर इनटू E, और इलेक्ट्रॉन की चार्ज को हमने लिखा E/r²। ये है कूलम्स लॉ। ये क्या आपने बड़ा देखा था बेटा? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ यही आपने पढ़ा था, किसी भी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगती है कूलम्स लॉ से आप पढ़ लेते हो। ठीक, और ये होगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्या है आपका? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो बेसिकली आप ये चीज यहां भी देख सकते हो। देखो आपने क्या देखा, mv²/r इज इक्वल टू kZe²/r²। ये आपने देखा सबसे पहली इक्वेशन। यहाँ पे हमने सेकंड मार्क कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं, आप पहली बोलो चाहे सेकंड बोलो, कोई आपको इश्यू नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बेसिकली अब क्या देखना है आपने? फर्स्ट इक्वेशन में देखी है mvr इज इक्वल टू nh/2π। ये क्या है? ये हम जब पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि mvr का मतलब होगा बेटा आपका एंगुलर मोमेंटम। mvr का मतलब क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम। और ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये किसके बराबर होगा? n मतलब बेटा इंटीजर वैल्यू। आप कोई भी इंटीजर वैल्यू रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3। एक्चुअल में ये n आपको बताता है किस सेल में या किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, किस सेल में या किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। सपोज करना अगर आपके पास ये बेटा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, तो ये हुआ फर्स्ट सेल, ये हुआ सेकंड सेल। तो इसके लिए वैल्यू हो जाएगी n इज इक्वल टू 1, और इसके लिए वैल्यू हो जाएगी n इज इक्वल टू 2, है कि नहीं? तो ये आपका सेल बता रहा है h/2π। ठीक है, तो ये हो गया, आपने पढ़ा था। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। तो mvr इज इक्वल टू nh/2π, और दूसरा हो गया mv²/r इज इक्वल टू kZe²/r²। ये दो रिलेशन आपने यूज किया। हमें इंटरेस्ट है इस r की वैल्यू निकालने में, हमें इंटरेस्ट है इस r की वैल्यू निकालने में। क्लियर? तो ये r की वैल्यू होगा कैसे? तो यहां पर हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन। क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन। और कहां से करेंगे बेटा? आप एक बात बताओ, एक सिंपल सी मेरी बात बताओ, अगर यहां से अगर लिखा है आपको mv²/r इज इक्वल टू kZe²/r², ये वाली टर्म जो लिखी है, तो अगर यहां एक r से एक r काट दें तो क्या आ जाएगा मेरे पास? mv² इज इक्वल टू kZe²/r आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा हमने क्या किया? r को इधर भेजा और mv² को नीचे भेजा, तो हम क्या पाए? इससे kZe²/mv²। तो r की वैल्यू निकल गई। तो देखो यही बेटा r की वैल्यू निकली, kZe²/mv²।
आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको आप सब्स्टिट्यूट कहाँ करोगे, इसको रखोगे कहाँ बेटा, इस इक्वेशन को कहाँ रख सकते हो, इकलौता आर इस इक्वेशन के बाद, इस इक्वेशन के बाद आर कहाँ दिख रहा है, इस इक्वेशन में। तो आप यहीं पे आर की वैल्यू क्या कर दो, ये पुट कर दो। जब आपने आर की वैल्यू पुट किया तो आपको मिला क्या, आर की वैल्यू जब आपने यहां पुट किया तो आपके यहां मिल गया। तो यहां पे आपने यहां से आपने आर सब्स्टिट्यूट कर लिया, ठीक है। अब इस आर को रखना कहाँ है, तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें टर्म आ रहा है सर एम वी स्क्वायर का टर्म, इसमें क्या आ रहा है एम वी स्क्वायर का टर्म, ये वी का टर्म, मुझे इसी v का जो है हटाना है। यही एक v ऐसा रोड़ा है, ये v एक ऐसा रोड़ा है जो मुझे r की वैल्यू निकालने नहीं दे रहा, तो मुझे यही v निकालना है। अब ये v कहां से हटा सकता हूं सर, सर ये v यहां से हटा सकता हूं सर, v इकलौता रिलेशन दिख रहा है यहां से हट सकता है। कैसे हटेगा, कि अगर यहाँ पे लिखा है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, तो यार एक बात बताओ v की वैल्यू क्या एन एच अपॉन टू पाई एम इंटू आर आ सकती है क्या, क्या ये v की वैल्यू आ गई क्या, ठीक है। अगर ये v की वैल्यू निकल गई तो जो हम सर रिलेशन निकाले थे r की वैल्यू का, जो हमने रिलेशन निकाला था k जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर, ये रिलेशन था ना, इसमें यही v की वैल्यू आपने पुट कर दिया, यही v की वैल्यू आपने क्या कर दिया, पुट कर दिया। सर ये v की वैल्यू पुट कर दिया क्या, अगर हमने यही v की वैल्यू इसमें पुट कर दी तो सर अब तो चीजें आसान हो गई ना। अगर हमने सिंपल से वैल्यू पुट कर दी चीजें तो आसान हो गई। कैसे आसान हो गई भैया, साफ दिख रहा है कि n का स्क्वायर ये क्या होगा k जेड स्क्वायर, ये होगा m, ये होगा n स्क्वायर, ये होगा h स्क्वायर, ये क्या हो गया h स्क्वायर। अब नीचे वाले का भी स्क्वायर होगा, और मुझे पता है कोई चीज अगर नीचे है तो वो ऊपर आती है, अगर आज आप नीचे हो तो एक समय बाद ऊपर आओगे, मेहनत कर रहे हो भाई, जाहिर सी बात है, हमें मानते हैं कि आज आप नीचे हो तो एक समय बाद जरूर ऊपर आओगे। तो भैया जो चीज नीचे आएगी वो ऊपर जरूर आएगी। तो 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा m स्क्वायर और r स्क्वायर, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना, m से एक m कट गया, ठीक है। तो अब तो r से r कट गया, और जाहिर सी बात है कट गया तो कोई बात नहीं, कटे रहने दीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आ गया n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन ये जो चीज ऊपर है r को छोड़कर बाकी सबको नीचे भेज दीजिए, कोई काम नहीं इनका जीवन में, हालांकि सबका कुछ ना कुछ काम होता है, ठीक। तो इससे आपने क्या देखा कि भैया एक चीज समझ में आई, इसमें h कांस्टेंट है, k कांस्टेंट, e स्क्वायर कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई स्क्वायर कांस्टेंट, m कांस्टेंट। तो इससे एक चीज समझ में आ रही है कि जो रेडियस होगी ना, जो सर रेडियस होगी ना, वो रेडियस किस पे डिपेंड करेगी, वो रेडियस बेसिकली डिपेंड करेगी आपकी सबसे एक चीज पे, दैट इज कि उस एटॉमिक नंबर पे। यहां पे देखो तो हम कह सकते हैं r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक लिखा है कि किस ऑर्बिट में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, किस ऑर्बिट में घूम रहा है। दूसरी चीज आपकी डिपेंड करेगी इस एटॉमिक नंबर पे, डिपेंड करेगी आपके इस एटॉमिक नंबर पे। तो मतलब ये तो बहुत सिंपल हो गया ना हमारे लिए, ये तो सिंपल सी बात ये होगा कि अगर जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन है जो फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी एटॉमिक रेडियस डिफरेंट होगी, जो सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी एटॉमिक रेडियस डिफरेंट होगी, ठीक है। तो वो कितनी होगी वो आपकी डिपेंड करेगी भैया z पे भी, और वो डिपेंड करेगी आपके n स्क्वायर पे भी। तो कॉमन सी बात है, अगर आप जैसे जैसे दूर जाते रहोगे आपकी रेडियस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो कॉमन सी बात है अपनी को, जैसे आप इलेक्ट्रॉन जैसे दूर जाते जाओगे तो आपकी रेडियस बढ़ेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा रेडियस के बारे में रहा, क्लियर। अब हम देखेंगे, हमने रेडियस निकाल ली, अब हम बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। अब वेलोसिटी कैसे निकलनी है, तो भैया बोर्स रेडियस तो हमने निकाल लिया, और हमने बोर्स रेडियस में देख लिया था कि जो r है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, वेयर n इज द नंबर ऑफ सेल्स एंड z इज द एटॉमिक नंबर, मींस उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या रखना है कि हमने एक रिलेशन अभी देखा था, दैट इज कि v इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई इंटू एम आर, ये रिलेशन देखा था, ये रिलेशन हमने देखा था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि r की वैल्यू जो हमने निकाली थी उस r की वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। उस r की वैल्यू जो अभी हमने गंदी सी इतनी बड़ी सी वैल्यू निकाली थी ना बेटा, r इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये जो वैल्यू आपने निकाली थी उस इक्वेशन को आप क्या करोगे इसमें पुट कर दोगे। तो देखो बेटा हमने लिखा है एनएच अपॉन 2 पाई इंटू ये वैल्यू हमने निकाली थी r की, ये वैल्यू हमने क्या निकाली थी r की, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी। जब हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर दिया, तो बेसिकली मेरी वैल्यू क्या आ गई बेटा, फाइनल एक सिंपल सी वैल्यू बन गई v की, दैट इज k। k मींस आपका कूलम्स कांस्टेंट आ जाएगा जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है बेटा। k की वैल्यू क्या हो जाएगी, कूलम्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आप सबको पता होगी, नहीं पता मैं बता देता हूं, 9 × 10⁹ क्लियर, ठीक है। फिर आकर
एटॉमिक नंबर आगा ई स्क्वायर 4 पाई और 2h अपॉन n। तो इससे बेटा एक चीज और समझ में आ गई, इसमें क्या पता चला कि भैया k कांस्टेंट, भैया ई स्क्वायर कांस्टेंट, भैया 4 पाई कांस्टेंट, भैया 2h कांस्टेंट। तो इससे एक चीज क्या आई कि जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर z अपॉन n, एटॉमिक नंबर z अपॉन n। तो इसके मतलब ये हुआ, पिछले केस में हमने देखा था कि r वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, और यहां पर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर बाय n। मींस यहां पे एटॉमिक नंबर क्या हो गया ऊपर, n क्या हो गया नीचे। तो ये आपने देखा कि वेलोसिटी का ये रेशियो आ गया, सॉरी नॉट रेशियो, इट वाज प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला भी डिराइव हो गया, एक चीज आपने डिराइव की, दो चीज ऑटोमेटिकली डिराइव हो गई। क्लियर है? तो बेटा ये दो चीज जब आपके क्लियर हो गया ना, तो अब आपको क्या देखना है, अब हम देखेंगे एनर्जी के बारे में कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो यार जाहिर सी बात है किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो ऑफ कोर्स उसके पास कुछ एनर्जी होगी। आपके पास एनर्जी है तभी आप कुछ काम कर सकते हो, एनर्जी नहीं होगी तो आप काम नहीं कर सकते। तो इस बात को मानिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा एनर्जेटिक रहिए। एनर्जेटिक कैसे रहेंगे? जब आप मन से और तन से स्वस्थ रहेंगे, ठीक है, तभी आप एनर्जेटिक रह सकते हैं। सिंपल सी बात है यार, इसमें ज्यादा बुद्धि नहीं लगा। तो अब हम बात करेंगे एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करे तो उसके अबाउट एनर्जी निकालनी है, उसके बारे में कैसे निकालेंगे, तो लेट्स सी कैसे करेंगे। तो बेसिकली फिर वही एक फिगर दैट इज न्यूक्लियस, ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। हालांकि मुझे दूसरे की जरूरत नहीं थी, हटाओ उसको, मैं एक से काम चलाऊंगा। वाओ, गुड सर्कल, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। फिर वही चीज कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो इसके पास क्या होगा, वेलोसिटी। इसके पास क्या होगी, वेलोसिटी। ये इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है ना गोल गोल, तो उसके पास क्या होगी, वेलोसिटी। और अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है तो उसके पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का इकलौता एक फॉर्मूला जीवन काल में पढ़ा आया, दैट इज हाफ एमवी स्क्वायर, दैट इज हाफ एमवी स्क्वायर। दूसरी चीज, अगर इलेक्ट्रॉन किसी चार्ज की रिस्पेक्ट में है, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूक्लियस के अंदर चार्ज कितना होता है बेटा, Ze। कितना होता है, Ze। जहां Z का मतलब क्या हुआ, एटॉमिक नंबर। Z का मतलब क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। E का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। E का मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक। तो बेटा Ze हो गया न्यूक्लियस में चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा, तुम लोग पहले एक साइन लगता है माइनस, और याद करो इलेक्ट्रोस्टैट में तुमने पोटेंशियल एनर्जी क्या पढ़ा था, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Ze मतलब एक चार्ज, दैट इज चार्ज ऑन न्यूक्लियस, इनटू E अपॉन R। R मतलब ये रेडियस जो अपन निकालते आए हैं जीवन काल से, ये रेडियस, ठीक। E का E मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, 1 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर अपॉन R। ये बन गया पोटेंशियल एनर्जी। क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा बहुत बुद्धि नहीं दौड़ानी। फिर जैसे कहा था, आर की वैल्यू हम सबने निकाल ली थी, आर की वैल्यू हम सबने क्या की थी, निकाल ली थी। वही आर की वैल्यू हटा के यहाँ रख देनी है, ठीक है। तो भैया इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे निकाल लिया, ये आ गया आपकी पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी आपका है हाफ एम वी स्क्वायर। मुझे इस चीज को आर के टर्म्स में लाना है, इस चीज को आर के टर्म्स में लाना है, और इस चीज को आर के टर्म्स में लाने का इकलौता एक तरीका, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। मुझे पता है कि एम वी स्क्वायर बाय आर ये वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कूलम्स लॉ को याद करते हुए हम इसको लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ गलती हो गई, कोई बात नहीं, पूरा हट जाओ, पूरा हट जाओ, दैट इज Z स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। R से आपने R काट दिया तो आपको एम वी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, और दैट इज एम वी स्क्वायर की जो वैल्यू मिली वो कितनी आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Z स्क्वायर बाय R।
ये वैल्यू मिल गई एम वी स्क्वायर की, यही वैल्यू उठानी है और यहाँ पे पुट कर देनी है, यही वैल्यू उठा कहाँ पुट कर देनी है, यहाँ पर। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी आ गई, हाफ एम वी स्क्वायर जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये वैल्यू लगा दिया आपने। तो ध्यान से देखिए, जब आपने ये वैल्यू पुट किया तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिल गई 4 2 जा 8 एम, ऊपर क्या लिखा है जेड ई स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये आपको क्या आ गया बेटा, काइनेटिक एनर्जी। क्या आ गई बेटा, काइनेटिक एनर्जी, है कि नहीं? ये क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर सकते थे ना, आर की वैल्यू जो हमने डिराइव की है उसको यहाँ पे पुट कर सकते थे, यहाँ पे पुट कर सकते थे, यहाँ पुट कर सकते थे, तो एक गंदी सी एक वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली करने को यार तो यार बहुत कुछ कर सकते हैं, क्लियर। लेकिन जो हम सॉल्व करते हैं ना इक्वेशन, वो हम जनरली ईवी में सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ईवी में जब हम देखेंगे ना तो छोटी सी वैल्यू आ जाती है एनर्जी की, या एनर्जी जिसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ सेल, दैट इज -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो इतना बड़ा और इतना कॉम्प्लिकेटेड दिमाग में डालने से ना बहुत ज्यादा खिचड़ी बन जाती है, इतना बुद्धि उसमें काम नहीं करता कि आप कांप जाते हो, आप पेपर देख के आपको फॉर्मूला नहीं आता, कांप गए, डर गए, नाजुक सा दिल आपका। तो डरना नहीं है ना? जब ज्यादा डर लगे ना तो समझिए ना कि कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर हैंग कर रहा है आपका, और जब सॉफ्टवेयर हैंग करे तो जरूरी ये है कि रीस्टार्ट कीजिए, जरूरी है कि रीस्टार्ट कीजिए। कंप्यूटर हैंग करता है, मोबाइल हैंग करता है, क्या करते हो आप, रीस्टार्ट कर देते हो। रीस्टार्ट से क्या होता है, दोबारा प्रॉपर चलने लगता है। तो चीजें सब बहुत लगे ना कि अब चीजें खराब हो रही हैं, सर बहुत पढ़ा था फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो जस्ट गो फॉर रीस्टार्ट, कोई बात नहीं, रख दो कुछ समय, रख दो, कुछ नहीं करना, आपने बहुत पढ़ा है, ठीक है। और जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो हमेशा ही रीस्टार्ट है, तो वही सिर्फ खाली है, कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं पढ़े उनके लिए हम लोग हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो पढ़िए। खैर, तो उसमें आप पुट करोगे तो आपने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी देख ली थी और आपने उसकी वैल्यू भी देख ली थी। तो काइनेटिक एनर्जी के बाद फिर मैं वैल्यू देख लेता हूं क्या आई थी। एक मिनट, काइनेटिक एनर्जी, शायद स्लाइड है, कोई बात नहीं, शायद स्लाइड इशू है, कोई बात नहीं, लेट इट बी। तो आप जब दोनों की एनर्जी ऐड करोगे, अगर आप टोटल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हो, अगर आप टोटल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हो तो टोटल एनर्जी क्या होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी तो भैया एक बहुत ही चीज आपने देखी थी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर में देखा था, जिसके आपने लिखा था 1 बाय, उंगली बहुत बीच में आती है, कोई बात नहीं। तो आपने लिखा था 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट समथिंग कुछ वैल्यू आपने पुट की थी, ठीक है। और इसको आपने आर के टर्म्स में रख दिया था, और मैंने कहा था रख लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, जीवन है रखने के लिए ही, ठीक है। ऊपर हमने डिनोमिनेटर में क्या रखा था, सॉरी न्यूमरेटर में क्या रखा था। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने ये निकाल लिया भैया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस में कुछ नहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर और मल्टीप्लाई में जेड स्क्वायर। टोटल एनर्जी निकालने के लिए कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड कर देना है, ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी। तो माइनस ऐड करो तो भैया प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, ये कर दिया। तो इसमें आप देखो जेड स्क्वायर कॉमन था, जेड स्क्वायर बाहर आ गया, पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर ये निकल गया, बचा क्या, आप चाहो तो 4 भी कॉमन ले लो, तो 1/2 माइनस 1, और 1/2 माइनस 1 कितना होता है, -1/2 मल्टीप्लाई जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, जिसको आप कह सकते हो बेटा, जिसको आप लिख सकते हो -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर। ध्यान से देखो, जो टोटल एनर्जी आई ना बेटा, ये जो टोटल एनर्जी आई ना, ये एनर्जी और जो आपने काइनेटिक एनर्जी लिखी है दोनों सेम है, बस माइनस का अंतर है। ये एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी लिखी है दोनों सेम का है, बस माइनस का अंतर है। और जो पोटेंशियल एनर्जी आपने ली है, जो आपने पोटेंशियल एनर्जी ली है, तो बेसिकली देखो तो ये क्या है, आप 1/2 टाइम्स, या यूं कह दूं इस चीज को मैं ले सकता हूं, अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता तो मुझे काइनेटिक एनर्जी मिल जाती, मुझे क्या मिल जाती, काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल सी बात, एक रिलेशन बन गया। एक रिलेशन क्या बन गया कि अगर आपसे कभी पूछे टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दे रखी हो, तो सिंपल सा मतलब ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वही टोटल एनर्जी होगी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले और टोटल एनर्जी दे रखा तो कुछ नहीं करना, उसी को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसी नंबर को क्या कर दो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हम कहेंगे
टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी। भैया रिलेशन आ गया, सिंपल सी बात। टोटल एनर्जी बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी के, और ये किसके बराबर होगा 1/2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी के। जो माइनस साइन है आप सबको पता है, माइनस साइन जस्ट टेल्स अबाउट द साइन कि इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बाउंडेड है, न्यूक्लियस पे बाउंडेड है, इसलिए आपको माइनस का साइन लग रहा है, सिंपल सी बात। ओके, तो बेसिकली हमारा ये आ गया एनर्जी का रिलेशन। आज हमने देखा वेलोसिटी का रिलेशन, आज हमने देखा रेडियस का रिलेशन, आज हमने देखा एनर्जी का रिलेशन। तो आज जितना हमने देखा है उम्मीद करते हैं कि आप भी उसको देखेंगे और उसको सीरियसली उसको करेंगे, क्योंकि यदि आपने नहीं भी किया तो कोई मतलब नहीं होगा यार, ठीक है। तो बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में है, हमने स्टार्टिंग की वीडियोस में बताए थे इन चीजों को हम कवर करेंगे, कई सारे और टॉपिक्स बताए थे, बशर्ते वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए कि आप लोग संभाल ना पाओ। संभालने इन द सेंस का मतलब ये है कि ज्यादा उबावन ना हो जाए। तो बेसिकली बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बाकी चीजें हम देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, सीरीज के बारे में देखेंगे, उसके एक्साइटेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इन सारे टर्म्स को देखेंगे। तो तब तक के लिए रिवाइज कीजिए, देखिए, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, टॉक टू यू एंड बाय बाय।